हमारी आपकी बातें चल रही थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है? प्लेटलेट्स। अच्छा ये बताइए कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या ब्लड क्लॉटिंग होता है क्या? अच्छा प्लेटलेट, अच्छा चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, मेरा मानना है कि ये सब की सब आपकी बनती हैं रेड बोन, मैरो पे, और सब की सब जाकर दफन होती है कहाँ पर? स्प्लीन पे। ये बात एकदम क्लियर थी बच्चों? बोलते ही नहीं हो यार, ये बात एकदम क्लियर थी। अब आओ आरबीसी में घुसेंगे, देन डब्ल्यूबीसी में, देन प्लेटलेट में। आफ्टर दैट आपके ब्लड का टेस्ट पेपर तैयार है। टेस्ट पेपर बढ़िया है, मतलब बढ़िया मतलब झेला देगा तुम्हें। मतलब अगर तुम्हें फिजिक्स वाली फीलिंग नहीं आई ना कि हम फिजिक्स का पेपर लगा रहे हैं, इसको अरेंज ही ऐसे किया है। अभी देखना, अभी मैं बोलूँगा नहीं उसके बारे में। आइए बातें करते हैं हम लोग सबसे पहले आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल में। बोल की तरफ देखो, इधर ऊपर। लेट अस सपोज दिस इज अ सेल, और ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम सुना है बच्चे का? बच्चा है। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट बनाओगे? बोलो भैया। अच्छा मान लो ये हो गई आपकी गोल्जी बॉडी, और भी आपके तमाम सेल ऑर्गेनल यहाँ पर पाए जाते हैं, और चारों तरफ सेल में पानी 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 पानी। सेल के पानी को क्या बोलते हैं? साइटो। सेल के पानी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं। साइटोप्लाज्म अलग चीज़ है, साइटोसॉल अलग चीज़ है। आप साइटोसॉल को साइटोप्लाज्म बना दोगे? भैया दोनों अलग अलग चीज़ है। सेल का पानी साइटोसॉल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भरा है ये सब साइटोप्लाज्म है। फिर सुनो, अभी तक आप क्या यही सुनते आए हो? साइटोसॉल? भैया गलत। सेल का पानी है साइटोसॉल, ना कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना कुछ भरा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और ये पानी, ये सब मिलकर कहलाएगा साइटोप्लाज्म। और साइटोसॉल क्या है? सेल का पानी। एकदम क्लियर है वाली बात? कितने लोगों के बाद पहली बार पता चली? हाथ ऊपर करिए। एंड वी नो बायोलॉजी इज अ इजी सब्जेक्ट। बायोलॉजी आसान होती है, और हमें यही नहीं पता है कि साइटोप्लाज्म क्या है। हम सेल के पानी को आज तक साइटोप्लाज्म कहते आए हैं, ये हमारा सबसे बड़ी गलती है। सेल के पानी को हमेशा क्या कहेंगे? साइटोसॉल। और सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो कुछ है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर है ये बात? बोलो भैया। आइए अब आगे बातें शुरू करते हैं। बोर्ड की तरफ देखिएगा। ये एक सेल है जो भविष्य में आरबीसी बनाएगी। अभी आरबीसी नहीं है, अभी आरबीसी बनाएगी। अभी आरबीसी क्यों नहीं है? क्या किसी को इसके अंदर हीमोग्लोबिन दिख रहा है? देख के बताओ। देख भी रहा है ऐसे करके? हाँ, दिख नहीं रहा। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी या सिंपल? हाँ, कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन अब हम अंदर भरना चाह रहे हैं, भर रहे हैं अंदर हीमोग्लोबिन, पूरे में हीमोग्लोबिन भर रहे हैं। ये क्या भर रहे हैं? हीमोग्लोबिन। 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 अंदर नहीं है, ऊपर है इसके। बताओ अब कहीं जगह बाकी रह गई है क्या? अब कोई बदतमीज लोग कहेंगे सर वो उधर उधर देखिए उधर, तब तुम कहेंगे इधर देखो इधर। मतलब ओवरऑल पूरे में क्या भर गया? हीमोग्लोबिन। अब कहीं जगह नहीं बची कि हम और हीमोग्लोबिन भर सके, लेकिन हमें अभी भरना है क्या? हीमोग्लोबिन। तो अब हमने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से हटा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया डिलीटेड। यहाँ भी क्या भर दिया? हीमोग्लोबिन। जगह बाकी है? बोलो यार, कहाँ बाकी है? अच्छा ये अब जगह बाकी है? नहीं। गोल्जी बॉडी हटा दिया और भर दिया हीमोग्लोबिन। अब जगह बाकी है? नहीं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, और पूरे में भर दिया हीमोग्लोबिन। आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है।
अर्थात ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा पैदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन कराता है। लेकिन आपका आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि हमें पूरे में क्या भरना था, हीमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं इसके पास, और पूरे में क्या भरना था, हीमोग्लोबिन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया हटाया क्यों डिलीट किया, ताकि हम और भर सके हीमोग्लोबिन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम एरोबिक रिस्पायरेशन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है नहीं, तो बताओ आरबीसी एरोबिक करेगी कि एनारोबिक? बोलो यार, लिखो। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, माइटोकॉन्ड्रिया शोज मतलब दिखाता है, माइटोकॉन्ड्रिया शोज एरोबिक रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया शोज एरोबिक रिस्पायरेशन, फुल स्टॉप। हो गया। आरबीसी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया। So RBC shows anaerobic respiration, anaerobic respiration. RBC shows anaerobic respiration. RBC दिखाता है anaerobic respiration. फुल स्टॉप। कर लिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हटाया था? ताकि और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर भर सकें। एकदम क्लियर है ये बात? अच्छा, अब समझना मेरी बात। जो आरबीसी होती है, मैं आपके सामने दो शेप बना रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं आरबीसी को साइड से देखूं, इधर से देख रहा हूं, सामने से नहीं देख रहा हूं, सिक्के को, आरबीसी को सिक्का मान लो, सिक्का को तुम किनारे से देख रहे हो, तो अब देखो तुम्हारे सामने दो हम आरबीसी बना रहे हैं। एक ये कैसी सेल है? मैं सेल को ऐसे नहीं देख रहा हूँ, फ्रंट से नहीं देख रहा हूँ, मैं सेल को किधर से देख रहा हूँ? साइड से। एक ये और एक ये। पहले और दूसरे में देख के बताइए किसका सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया क्या होता है? वो एरिया, किसी ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो उसकी सरफेस बनाएगा, किसी ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो उसकी सरफेस बनाएगा, वो कहलाएगा सरफेस एरिया। जैसे मेरी बॉडी का सरफेस एरिया क्या है? जो मेरी बॉडी का क्या बना रहा है? सरफेस। तो अब बताओ किसमें आरबीसी का सरफेस एरिया? ये हुआ पहले का सरफेस एरिया और ये हुआ दूसरे का सरफेस एरिया। बताओ किस केस में सरफेस एरिया ज्यादा? हाँ, पहला या दूसरा? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? गैसों को पकड़ना, पकड़ के इधर से उधर ले जाना। अब समझना, अगर हीमोग्लोबिन का काम है गैसेस को पकड़ना, तो ज्यादा सरफेस एरिया वाला गैस को पकड़ेगा कि कम? लिखो, देख के बताओ ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? हाँ, अभी नहीं बता सकते जब तक ये ना पता चले कि लाइट किधर से गिर रही है। इसे बोलोगे कॉनकेव, इधर से बोलोगे कॉन्वेक्स। इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है, जब इधर से जाओगे तो ऐसा लग रहा मानो किसी गुफा में जा रहे हैं। हाँ, तो ये वाला क्या हो गया? केव। ये हो गया कॉनकेव, तो इधर वाला हो गया कॉन्वेक्स। ये बताओ आरबीसी का शेप देखो, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? कॉनकेव। और इधर से भी कैसा है? कॉनकेव। दोनों तरफ से कॉनकेव मतलब बाई कॉनकेव। लिखो, आरबीसी है बाई कॉनकेव शेप। आरबीसी है बाई कॉनकेव शेप। एक बुक देना, बुक। आरबीसी है बाई कॉनकेव शेप which increases
which increases its surface area. एक पॉइंट लिखिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन Fe2+ स्टेट में होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन की स्टेट पूछ लेगा किस फॉर्म में होता है, Fe2+। हीमोग्लोबिन में आयरन, ये पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं, Fe2+ फॉर्म में होता है। Fe3+, कौन बता रहा है? 2+, मुंह से निकल गया होगा, स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी उनके। स्लिप ऑफ टंग समझती है? या वो ऐसा बता रहे होंगे कि Fe किस चीज़ के रिवीजन में, ब्रीदिंग में बता रहे थे कि सर्कुलेशन में? ब्रीदिंग में ना। तो पता उन्होंने क्या बोला होगा, मैं बताता हूँ। उन्होंने ये बोला होगा सर ने आपके कि Fe3+ अगर हीमोग्लोबिन हुआ, हीमोग्लोबिन का आयरन अगर Fe3+ हो गया तो वो हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, अर्थात वो ऑक्सीडाइज माना जाता है। स्टेट Fe2+ ही होगी आयरन की। आयरन कभी अपनी स्टेट नहीं चेंज करता, हमेशा Fe2, हीमोग्लोबिन में जब भी आयरन होगा Fe2+। 3+ हुआ मतलब हीमोग्लोबिन खराब। क्लियर? चलो लिखा, देखो 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हो गया? फुल स्टॉप। अब बोल्ड स्टेट में लिखना, बोल्ड में लिखना, ये गलती कर दोगे एग्जाम में। न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियस अब्सेंट मतलब डीएनए अब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। मैच्योर को कैपिटल लिखो, मैच्योर को कैपिटल लिखो। इन मैच्योर आरबीसी, इमैच्योर होगी तो नहीं भैया, तब न्यूक्लियस होता है। शुरू में तो न्यूक्लियस था ना यार, शुरू में तो न्यूक्लियस था। इन मैच्योर आरबीसी, इन मोस्ट को कैपिटल में लिखो, ऑल नहीं मोस्ट। इन मोस्ट मैमल्स, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मोस्ट मैमल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी के मैच्योर, शुरू में तो था ना न्यूक्लियस। फुल स्टॉप लगा लिया। बोर्ड की तरफ देखिए, आइए इधर एक चीज सिखाता है। अच्छा, कितने लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? वहां तक करो। R3 में भी मोल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, अभी चल रहा है, रनिंग में। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में एक बात होती है सिंपल सी, अगर 1 रुपए की 10 टॉफी तो 2 रुपए की, बोलते ही नहीं हो यार। 20 रुपए, अच्छा 2 रुपए की 20 टॉफी तो 1 रुपए की, खत्म मोल कॉन्सेप्ट। यही है मोल कॉन्सेप्ट। और है क्या? मोल कॉन्सेप्ट में 3 तो फॉर्मूले होते हैं, घुमा फिरा के वही लगाते रहते हो। यही, अगर किसी को ये मेथड एकदम क्लियर है तो वो आसानी से मेरी अगली बात समझ जाएगा। जिस चीज़ का एक निकालना हो, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, जिस चीज़ का एक निकालना हो, एक कि एक का कितना, अभी समझा रहे हैं क्या मतलब एक का, उसको नीचे कर दो, उसको डिवाइड करते वक्त किधर रखो? नीचे। एग्जाम्पल के तौर पर बोर्ड की तरफ देखो, 20 रुपए की 40 टॉफी, अब 1 रुपए की कितनी टॉफी? तो एक किसका निकालना है? रुपए का। बोलो यार, जिस चीज का एक पूछा जाए उसको नीचे रखो। तो हम करेंगे 40/20, 1 रुपए की 2 टॉफी। समझ गए बात को? तुमसे बोला 20 रुपए की 40 टॉफी है, 1 रुपए की कितनी टॉफी? तो जिस चीज का एक यहां किसका ले रहा है? रुपए का या टॉफी का? तो जिस चीज का एक निकालना हो उसको किधर रख दो? नीचे। तो 20 मैंने किधर रख दिया? नीचे।
अब अगर उल्टा कर लो, मुझसे कह रहा एक टॉफी कितने रुपए की, नहीं समझे मेरी बात। एक टॉफी 2 रुपए की नहीं है, 98 की एक टॉफी। वो तो अभी डायरेक्ट कर ले रहे हो, जब लंबे लंबे आते हैं तो फंस जाते हो, इसलिए सीख लो। 1 रुपए की कितनी टॉफी, अब एक किसका पूछ रहा है, टॉफी का। तो जो अब एक टॉफी कितने रुपए की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टॉफी को रखेंगे नीचे, तो 20/40 1/2 मतलब 0.5 रुपीज। क्लियर है? कहते लोग पहली बार सीखे हैं इसको, हाथ ऊपर करें। ईमानदारी होनी चाहिए क्लास में। सीख पाए, सीख गए। जिस चीज़ का एक निकालना उसे किधर रखना है, नीचे, पक्का। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था जब छोटा था, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था किसको नीचे रखे किसको ऊपर। फिर मैं मतलब बहुत कीन होकर ऑब्जर्व किया कि जिस चीज़ का एक पूछा जाए उसे क्या कर दो, नीचे। एकदम क्लियर है वाली बात। आओ बोर्ड की तरफ देखो, एक चीज़ सिखाता हूँ। इधर 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 बोर्ड की तरफ देखो। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पकड़ सकता है। 1.34 ml 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन पकड़ सकता है। 100 ml ब्लड में अगर हम एवरेज ले लें तो हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम था। 15 ग्राम मान ले, कैलकुलेशन आसान होगा। 15 ग्राम मान लो। अरे 12 से 16 के बीच का ले लिया 15, 14 इसलिए ले लिया, कोई कैलकुलेशन मुश्किल होगा, फिर मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, आसान। तो 12 से 16 की एक रेंज ले लिया हमने, कितनी, 15। कह रहा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन पकड़ सकता है। तो 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 रुपए की इतनी टॉफी, तो 15 रुपए की मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 15। नहीं समझे मेरी बात। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर इतनी ऑक्सीजन पकड़ेगा तो 15 ग्राम कितनी पकड़ेगा, 15 गुणा 1.34 ml O2। बोलो क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार, नहीं क्लियर। 15 का नंबर 15, 15 का नंबर 15, 15 गुणा 3 45, इसका 1/3 मतलब 5, मतलब लगभग 20। निकाल लिया ऐसे, मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे वाला करना है क्या, 1.34 इंटू 1/5, 5 चौके 20, हासिल लगा। मल्टीप्लिकेशन को आसान कर लिया करो ना। मैंने इसे कैसे लिखा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1.34 को लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 0.34 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.34 लिख सकता हूँ। तो मैंने मन में क्या किया, जो मैंने मन में किया वो बता रहा हूँ। 1.34 को हम लिख तो सकते हैं 1 प्लस 0.34, इसको ऐड कर लो क्या आ जाएगा, 1.34। या मन में धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। अब आप इसको ऐसे आगे ऐसे नहीं होता, थोड़ा वक्त लगता है। मैंने 1 प्लस 0.34 कर लिया, और मुझे पता है 15 का नम 15। अब 15 में कितने से, 15 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.34 से। 0.34 को लगभग हम लिख सकते हैं 1/3। अरे मेरे भाई, 1 का 0.34 कितना हुआ, लगभग 1/3। अरे अच्छा, फिजिक्स वाले टीचर का क्या होता होगा, हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो पागल हो जाता होगा। फिजिक्स वाला टीचर कहता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, तुम तब भी मेरे बारे में उल्टा ही बोलोगे, क्योंकि तुम खुद कर रहे हो। 3 0 पॉइंट, समझ गए ना बात को? तो लगभग वही तो आया ना। तो मैंने इसको लिख दिया 15 इंटू 1/3, कट गया 5, 15 5 20, लगभग 20 के पास आंसर गिर जाएगा, खत्म। नहीं समझ पाया तुम लोग यार, वही करो ज़्यादा सही है। छोड़ो इधर, क्या 15 गुणा 1.34, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, वही करो। हमें लिखने दो लेकिन सीधे 20 ml O2। तो 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है, 20 ml। निकालना सीख गए हो, कैसे निकालना समझ गए।
ये डाटा दिया हुआ था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ले जा रहा है, तो 15 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आप वाला हासिल लगे वाले बहुत सही है, आप हासिल ही लगाओ। जो मैं मेथड बोल रहा हूँ इस मेथड से करने की आदत डाल लोगे ना, तो कभी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा। वहाँ तक जाओ तुम समझ जाओगे इसकी वैल्यू 20 से 22 कैले पर लेके रहेगी। 20 से 22 ऑप्शन ढूंढ लो, ठक से टिक मारो, बोलो यार समझ गए हमारी बात को। तो ओवरऑल इसको छाप लीजिए, छापो। आरबीसी खत्म, आरबीसी खत्म भैया, खत्म। आरबीसी खत्म हो गई, तबाह हो गई। उसकी रीडिंग आप खुद करेंगे क्योंकि बेहद सरल है, बेहद सीधी रीडिंग है उसकी। हटाएं, मल्टीप्लाई खुद करो। बोल तो करें कौन इतना लंबा करे, सीधे रख लो। 100 ml ब्लड, इतनी ऑक्सीजन ले जाएगा, बात खत्म, ओवर एंड आउट, खत्म। नेक्स्ट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल। नाम पकड़िए, कलर कैसा आ रहा है, व्हाइट, मतलब कलरलेस। अगर WBC का कोई रंग नहीं है, अगर WBC का कोई रंग नहीं है तो बताओ हीमोग्लोबिन होगा या नहीं होगा? लॉजिक से पकड़ा करो। इसका मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन होता तो कोई ना कोई रंग आ जाता, तो मैं लिखूंगा हीमोग्लोबिन एब्सेंट। ऊपर तुमने यहाँ पर एक काम करो, तुमने पहले जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा था, इसी वजह से न्यूक्लियस हटाया था ना। न्यूक्लियस क्यों हटाया था? हीमोग्लोबिन और डाले। और जब आपको हीमोग्लोबिन डालना नहीं है तो न्यूक्लियस निकालना काहे को है? बोलो यार, मतलब न्यूक्लियस होगा न्यूक्लिएटेड। रटा ही नहीं जाता भैया, सोचा जाता है। 6000 से 8000 पर MMQ WBC होती है, हमने आपको पहले ही बताया था। WBC का कोई कलर नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता नहीं। और जब हीमोग्लोबिन डालना ही नहीं है तो अंदर से न्यूक्लियस निकालना क्यों है? एकदम क्लियर है। अब सुनो, वैज्ञानिकों ने किया क्या? बोतल फेंको। वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसी सारी सेल आपके ब्लड से निकाल ली जिनका काम दुश्मनों से लड़ने का था। ठीक, सारी सेल निकाल ली, ढेर सारी सेल, सारी अलग अलग प्रकार की, देखो सारी अलग अलग प्रकार की सेल निकाल ली जिनका काम क्या था? लड़ने का। और आपकी बॉडी में लड़ने का काम कौन सी सेल करती है? WBC। उन्हें नाना प्रकार की सेल मिली। कितने प्रकार की? नाना मतलब ढेर सारे। उन्हें ढेर सारे प्रकार की सेल मिली। अब वैज्ञानिकों ने हर सेल को फाड़ फाड़ के देखा और अंदर चेक किया। जब पहली सेल को चेक किया तो उसमें कुछ रेत जैसा महसूस हुआ। कैसा? रेत जैसा। ऐसे ही उन्होंने दूसरी सेल चेक किया तो उसमें रेत मौजूद नहीं थी, लेकिन लड़ना उसका भी काम था। वो समझ गए कि WBC कितने प्रकार की होंगी? 2, एक रेतीली, एक नॉन रेतीली। अब आओ इसे अंग्रेजी में बोल लो। एक कहलाएगी ग्रेन्यूल, मतलब होता है रेत। एक कहलाएगी ग्रेन्यूलोसाइट। साइट का मतलब क्या है? सेल। एक में रेत मौजूद है और ए का मतलब होता है अब्सेंट। ए का मतलब अब्सेंट। और एक कहलाएगी ए ग्रेन्यूलोसाइट। क्लियर हो तो बोल दो हाँ। अच्छा, ऊपर कभी बस से सफर किया है? हाँ, मान लो कोई बहन जी सामने खड़ी हो तो आप क्या कहते हो? वो लड़की हट जाओ कि बहन जी जरा, क्या बोलते हैं? बहन जी जरा साइड हो जाइए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कुछ तो बोलते होगे। नहीं, वो सामने खड़ी है एकदम ऐसे करके, ना हटप जा, तो आप क्या बोलते हो? बहन जी जरा साइड हो जाइए। लड़के इतने कम बखत हैं, इतने कम बखत होते हैं, ये बहन नहीं बोलते हैं, बहन जी। कि हमारा काम भी हो गया और हमने आपको बहन भी नहीं बोला, बात भी हो गई और हमने एक संभावना भी छोड़ दी बात आगे बढ़ने का, कि कल को बात बढ़ती है तो कहेंगे तुमने तो मुझे बहन नहीं बोला था, बहन जी जरा साइड हो जाइए। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की, बहन जी, BEN, बैन। एकदम क्लियर है बेटा? पहली वाली कहलाती है बेसोफिल। कौन सी फिल? बेसोफिल।
दूसरी वाली इयोसिनोफिल, चाहो तो इयोसिनोफिल बोलो, चाहो तो एसिडोफिल बोलो। बोलो इयोसिनो, एसिडो, एक जैसा फीलिंग आ रहा है, राइट। और लास्ट वाली कहलाती है न्यूट्रोफिल। इनका नाम क्यों पड़ा, पहले पढ़ाया जाता था कि एक बेसिक डाई से स्टेन होती है, एसिडिक से होती है, एसिडिक बेसिक दोनों से होती है, बेसिक पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, कितने प्रकार की, 3 नाम लो एक बार। पहली, दूसरी, तीसरी, तेज बोलते ही नहीं यार। पहली, दूसरी, तीसरी। और एक ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, एक कहलाती है मोनोसाइट और एक कहलाती है लिम्फोसाइट। इसका तो नाम अभी सुन के आए हो, लिम्फोसाइट लिम्फ में मौजूद होती है, याद आया। ऊपर आओ, सबके परसेंटेज रटने हैं। क्या करने हैं, रटने हैं। मान लो टोटल WBC 100% है, किसी का आवाज स्लो नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। 100% में बेसोफिल बनाएगा 0.5 से 1%, इयोसिनोफिल 2 से 3, न्यूट्रोफिल 60 से 65, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25। आपको अंत में ऐसे बोलना, बेसोफिल 0.5 से 1, इयोसिनोफिल 2 से 3, न्यूट्रोफिल 60 से 65, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25। ऐसे कैसे बोलोगे, पूछो कैसे। ऐसे आप तब बोल पाओगे जब आप मेरी बात मानोगे। आपने कभी मेरी मैराथन की नहीं, जो फाइनल मैराथन चलाता हूँ, किया? उसमें क्या होता है, 7-8 मिनट में एक चैप्टर खत्म होता है। पूरा चैप्टर आपका 8 मिनट में खत्म। 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जेनेटिक्स खत्म हो रही है। सब पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वो होती है बिल्कुल लास्ट में, एग्जाम के 2 दिन पहले। वो 8 घंटे 9 घंटे की होती है, लगातार नॉन स्टॉप सब बोलते ही रहते हैं। ठीक। और पूरी NCERT बोल डालते हैं एक किनारे से, एक तरफ से शुरू करेंगे 11th खत्म, एक तरफ से शुरू करेंगे 12th खत्म। उसमें आप कहोगे सर इतनी तेज हम पकड़ेंगे कैसे? धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे तुमको स्पीड में सुनाना चालू करेंगे ना। फिर जैसे वहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे 10.5 से 2 से, और तुमको सर और तेज और तेज और तेज, कि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी होगी। तो अगर मैं इतनी जल्दी बोल सकता हूँ तो आप कहोगे सर आप टीचर हो इसलिए आप बोल। ऐसा नहीं होता है। टीचर लगातार 8 घंटे अपने सब्जेक्ट को सुनाते हैं, हम मान लेंगे। 8 घंटे लगातार बोलता चला जाए और एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक पेज पूरा सुना दे और एक भी पॉइंट ना छूटे तब भी बहुत बड़ी बात है। तो सर ऐसा कैसे कर लिया, इसका मतलब आप अद्भुत है? नहीं, मेरी माँ भी होमोसैपियन थी, मेरा बाप भी होमोसैपियन था, भरोसा कीजिए इस बात का। मैं जब बायो पढ़ाने को आया, ठीक है, स्टार्टिंग तो फिजिक्स से की थी, मैथ्स में भी घुसा था, हिस्ट्री भी पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाया। अब पता चला कि मेडिकल मार्केट में टीचर बड़े अमीर होते हैं, अगर मतलब हाँ मेडिकल मार्केट में सुना था मैंने, ठीक है। और फिर मैंने समझा कि यहाँ बायोलॉजी की वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि बायोलॉजी का टीचर दिमाग से कम होता है ना, सोचने समझने की तार्किक क्षमता कम होती बायो वालों में। हाँ ये बात फैक्ट है, तुम भी मानते हो। हाँ, सोचने समझने की तार्किक क्षमता बहुत कम होती है। जैसे क्यों, कैसे, ज़्यादा देर नहीं, ऐसे है तो है, बात खत्म। मैथ वाले क्या होते हैं, क्यों, कैसे हुआ, ये फिर कैसे आया, ये कैसे डिराइव हुआ। तो मुझे पता था बायोलॉजी में स्कोप सबसे ज़्यादा है। और मेरे साथ समस्या क्या थी, मैं रट नहीं पाता था, मुझे रटने से नफरत होती थी। तो मैंने एक दिमाग लगाया, पूछो क्या। मैं पहले पूरी बायो समझ लिया, उसमें फिजिक्स भी लगाई, केमिस्ट्री भी लगाई, मैथ भी लगाई, घुस घुस के समझा। जब पूरी बायोलॉजी एकदम घुस के आ गई, अब हमने कहा सिर्फ घुस के आने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ये चीज़ रटी भी होनी चाहिए। तो जब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो आपको लगता है मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ, ना 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 ना, वो रटन तो विद्या है। मन अभी मैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समय देखकर 40 सेकंड में खत्म कर दूंगा, समय देखकर। तो सर उस 40 सेकंड में आप सोच रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, जो हम रटे हैं वो बोल रहे हैं। तो सर रटाया कैसे? बार बार पढ़ने से, बार बार। सर कितनी बार? इतनी बार बायो पढ़ी होगी तुमने, सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते। मैं हिस्ट्री का सिलेबस सुना सकता हूँ पूरे का मतलब पूरा। सर उसका और क्या तरीका था? पॉडकास्ट। मैं अपने टाइम पे पॉडकास्ट सुनता था, अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। नहीं समझे बात को? पहले 1x पे सुनता था, मतलब नॉर्मल,
फिर 1.5 किया, फिर 2 किया, फिर 2.5x तक चले गए, फिर 3x तक, फिर बोर हो गए क्योंकि हम पता था अगली लाइन हम ये बोलेंगे। नहीं समझ पाए हमारी बात? अपनी वॉइस में ही फिजिक्स केमिस्ट्री का पॉडकास्ट बना लो। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ समझ के नंबर आएगा, बिल्कुल गलत बात। जो 720 में 720 मारता है ना, उसको रटा भी होता है, उसको समझा भी होता है, उसको फॉर्मूले रटे। उससे अगर बोलोगे ना रोटेशनल मोशन में कितने फॉर्मूले, बोलेगा इतने फॉर्मूले, सुना डालेगा। तो क्या वो डिराइव कर रहा था इतनी जल्दी जल्दी? क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। कोई हम रिसर्च के लिए सब नहीं पढ़ रहे हैं कि ग्रेनुलोसाइट। रिसर्च के लिए पढ़ोगे तो बेसोफिल पे पूरा दिन बिता दूंगा मैं। रिसर्च थोड़ी करना है, हमें कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन कब निकलेगा? जब चीज़ें एकदम टिप पे हो। टिप पे कब होगी? जब फॉर्मूले रोज सुनोगे। कितने लोगों को यहाँ हनुमान चालीसा आती है? यहाँ तो पर करिए हनुमान चालीसा, खड़ी हुई। जय हनुमान ज्ञान गुरु, जय कपीस तिहु लोक, रामदूत अतुलित, अंजनी पुत्र पवन सुत, हाँ आगे कुवत नवार सुमत के संगी, कंचन वन बजाज सुबह से कानन कुंडल। जब ये आप पढ़ रही थी तो क्या आपको एक दिन में याद हो गई थी? पहले आप बुक लेके पढ़ती थी ना, फिर 2 लाइन दिमाग में टकराई, फिर 2 से 3 पे आई, फिर 4 पे आई, और आज आप जय हनुमान ज्ञान गुरु जय किसी लोग बोलते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि रोज सुबह उठ के आपने वो सेम काम किया। तो जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री में चैप्टर होते जाएं, उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लो, अपनी नोट्स। और रोज सुबह उठ के जो वाली, जब उठते तो ऐसे थोड़ी उठते हम लोग, हम ऐसे उठते तो जैसे हो ना, कान में लीड लगा लो और चला दो और चलने दो उसको। और जब तुम रोज 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 सुनोगे ना, तो एक दिन मैं एक लाइन में बोल रहा था, आगे बोल रही थी, बोलो ऐसा क्यों होगा? रोज प्रैक्टिस, अभ्यास, बोलो भैया। अब आओ, तो अब अगर आपको मेरी तरह बोलना है जल्दी जल्दी, तो आपको मेरी तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है? मैं बोलूँगा, आवाज़ बेहद लाउड रखना। बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से। सर हमें याद है बेसोफिल 0.5 से बना, तो कभी तेज़ नहीं हो सकते तुम। तेज़ होने के लिए उसी पे बार 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 बोलना पड़ेगा। बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से, इयोसिनोफिल 2 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 से। पक्का? न्यूट्रोफिल 60 से, 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 बेसोफिल 0.5 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 से, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, न्यूट्रोफिल 60 से, 1 नहीं 0.5 से 1। गाना सुनते वक्त तो नहीं ऐसे करती होगी, हाँ ऐसे कर रही हैं। इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट 6 से, 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 लिम्फोसाइट 20 से, लिम्फोसाइट 20 से, लिम्फोसाइट 20 से, लिम्फोसाइट 20 से 25, लिम्फोसाइट 20 से, हाँ 0.5 से 1। 0 बोलने में तुम्हारा मुंह पपला जाता है, तो 0 ना बोलो, सिर्फ 0.5 बोल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 6 से 60, 60 से एकदम तैयार है। बेसोफिल 0.5 से, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है? मान लो क्या हुआ, एक बिटिया आई मेरे पास कंप्लेन करने कि सर ये लड़का, नहीं कोई लड़का है सर, बहुत परेशान कर रहा हमको। ठीक, हमने कहा क्या कहा? कहें सर उसने वो बात कह दी। तो हमने कहा बात कहना गलत नहीं था। बात कहना, अगर आप किसी से पूछते हैं पानी पिएंगे तो क्या इसमें कुछ गलत? आपने अपनी एक बात रखी है, अब यस और नो आपके हाथ में। देखो एक्साइटेड,
देखो, अगर कोई कहता है किसी को ये कहना गलत है तो कहना कुछ गलत नहीं है। मेरे मन में इच्छा थी, मैंने आपको व्यक्त कर दी, बात खत्म, बात खत्म। अब इसमें कोई थोड़ी जज कर लेगा कि यार कह दिया, अरे कह दिया, पानी पूछ लिया, कुछ गलत किया, खाना पूछ लिया किसी से, गलत किया, तो ये कैसे गलत किया? मैंने कहा है ना, मैंने थोड़ी कहा यू हैव टू डू दिस, तो मैं गलत हूँ, तो मैं गलत हूँ कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो मैं गलत हो गया भाई। ये मेरा अनुरोध है। अब ये बताइए आपका हाँ है या विरोध है? ये तो आप बताएंगे ना, बोलो भैया। लेकिन अनुरोध करने के बाद मान लीजिए विरोध मिला और उसके बाद भी आप बार बार प्रयासरत हैं, ठीक, और जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसके बाद वो हमारे पास आया, ठीक, नहीं समझे मेरी बात। एक बार हमारी वो कौन होता, बहन की लड़की, हाँ, उसे किसी ने कुछ कहा, ठीक, ऐसा ही कुछ कहा, तो थोड़ा सा हमसे पता नहीं क्यों घबराती है, पर हमें तभी बताएगी जो फाइनल कॉल होगा। तो हमें आई कि मामा ऐसी ऐसी बात है, ये बात है। मैंने कहा तो तुमने यस कहा या नो? तुम कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा बात क्या करें, नेचर्स कॉल है। अरे ये तो नेचर्स कॉल है ना, कोई क्या अरे ये सब गलत क्यों है भाई? नेचर्स कॉल है, इट्स ऑल नेचर्स कॉल। सूसू लगती है, नेचर कॉल है, भूख लगती है, नेचर कॉल है, प्यार की भूख है, नेचर कॉल है, हाँ या ना? देखो कितना सब लोग इतने मन से फिजिक्स सुन लो ना सालों, आइंस्टाइन पीछे कर दोगे तुम लोग। कहा उसे कहते, तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा उसने कहा ये गलत नहीं किया, उसने कहा, उसने अपनी बात को व्यक्त किया और ये बहुत अच्छी बात है, उसने तुम्हें ऐसा ऐसा कहा और तुम खूबसूरत हो, इससे पता चलता है कि तुम किसी की निगाह में खूबसूरत हो। यू मस्ट हैव टू प्राउड, तुम्हें प्राउड करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, बोलो भैया। लेकिन अब अगर कोई उसे बार बार परेशान करेगा, बार बार रोज 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 रोज, मैंने उसे यही कहा 2-3 बार चलता है, ठीक है, इसके बाद इरिटेशन आने लगेगी ना कि हो गया भाई, बंद कर नाटक, जाओ IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मैं ऐसे यहाँ कह देंगे। सीधी सी बात है, कहाँ इतना मेहनत कर रहे हो फालतू, बोलो इतनी मैंने राइट डायरेक्शन में कर लो, हाँ पक्का हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बार बार कोई परेशान करेगा तो मैं गुस्से में उसके स्कूल पहुँच गया। अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से ये झूठ है, जहाँ तक अभी तक बताया था वो सच है, ठीक। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो एकदम झूठ बात है, ठीक। तो अब मैं गुस्से में बांस लेके पहुँच गया। हाँ बांस, ये झूठ है, वहाँ तक सच था, ये झूठ है, यहाँ से झूठ है, ये सिखाने के लिए बांस लेके पहुँच गए गुस्से में। सब उसकी दोस्त एकदम चौड़िया गई, अरे मामा है मामा है, चौड़िया गया, साई जरा के चलो या कुछ होगा, बवाल होगा हैं। और वो लड़का वहाँ बैठा, गुस्से में उसकी दोस्त कहीं सब बस सर ही इज, यही लड़का है, क्या बोली, बस सर ही इज, मेरी भांजी क्यों ना है वो लड़की ही। तो तुम्हें लगता है वो इतनी लंबी इंग्लिश बोल लेगी, बस सर ही इज, यही लड़का है वो बोली हमसे बस सर मास बेसोफिल सर ही इज, ठीक। सर से हुआ सेरोटोनिन, बेसोफिल क्या निकालता है, सेरोटोनिन, ही से हुआ हिपेरिन, हिपेरिन, और इससे हुआ हिस्टिडिन, हिज। अब लड़की है ना, इतना लंबा तो नहीं बोल पाई, बस सर ही इज द गाय हु हैड, ऐसा थोड़ी होगा बेटा। तुम इंग्लिश बोल लेती हो, तुम्हें से कौन है जो लगातार इंग्लिश में बात कर सकता है कंटिन्यूअस एक फ्लो में, मतलब जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। इतनी बड़ी क्लास में कोई लड़की ऐसी नहीं जो लगातार इंग्लिश बोल रही है। लड़कों तुम लोग नहीं, तुमसे नहीं बोलेंगे, तुमसे थोड़ा डर जाते हैं यार। इंग्लिश एक सरल लैंग्वेज है। हिस्टामाइन, बेसोफिल क्या क्या निकालेगा, एक बार बोलो, बोलो बस सर, लड़कियों गुस्से बोलो बस सर, ही इज, यही लड़का है, बसिया दीजिए। अच्छा जब बसियाएंगे तो बताओ सूजन आएगी कि नहीं आएगी? बेसोफिल इन्फ्लामेशन कराता है। तुम्हें क्या लग रहा था मैं इतनी लंबी कहानी राम कथा इसलिए सुना रहा हूँ?
इन्फ्लामेशन। ठीक। अच्छा, कितने लोग रक्षाबंधन अपनी बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं? करते हो? मैं भी गिफ्ट करता हूँ। जब भी मैं गिफ्ट करूँगा, पहले तो ऐसे पीतल का दे देता था, ठीक है, 5,000 10,000 कमाने लगा जब, तो अब गोल्ड का देने लगा हूँ। ठीक है, पता क्यों देता हूँ? सच में देता हूँ, जानबूझ के देता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि उसको मेटल से एलर्जी है। तो मुझे मज़ा आता है, वो भी कम नहीं है, वो लेके बेच के पैसे लेके मोबाइल खरीद लेती है भी तो मेरी बड़ी बहन। तो मैं उसे मेटल का देता था, मेटल का हमेशा। और जब भी उसे एलर्जी हो जाती थी ना, तो वो सिरका रगड़ लेती थी और सही हो जाता था, क्योंकि सिरका जो है वो एलर्जी के खिलाफ काम करता है। ठीक। इयोसिनोफिल का दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल, रिलेटेड टू एसिड। एलर्जी जब भी होगी, इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। एलर्जिक रिएक्शन में इयोसिनोफिल की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या बच्चों की बात एकदम क्लियर? अब एक बार बोलो, सर से क्या था? सेरोटोनिन। बोलो, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। नहीं करना है। बोलो, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन। याद हो गया है? बेसोफिल सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन निकालेगी, सूजन करवाएगी। बांस से जब पड़ेगी तो क्या होगी? सूजन। इयोसिनोफिल एलर्जी के दौरान बढ़ जाएगी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों जो हैं, ये दोनों ऊपर ऐसे देखो, बोलो फेजी मतलब खाना। PHAGY लिख भाई, PHAGY। फेजी मतलब खाना। अगर कोई सेल पूरी सेल निकल जाए, अगर कोई सेल है वो पूरा बैक्टीरिया ही निकल जाए, तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फेजी मतलब क्या हो गया? खाना। साइटो मतलब क्या हो गया? सेल। फेजी, फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये पूरा बैक्टीरिया ही निकल जाती है। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं कि ये क्या है? फैगोसाइटोसिस करती हैं। लास्ट है लिम्फोसाइट। मन से सुनना बेटा, 2 शब्द हैं, 5 बार बोलने हैं। बोलो, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब बाद में सीखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अभी बस ये 2 वर्ड याद रखो, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स वर्ड सुनते ही आंसर ठोक देना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है इम्यून रिस्पॉन्स देना। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है पता नहीं, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा इम्यून रिस्पॉन्स, ये कौन कराएगा? लिम्फोसाइट। अब क्या है इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे काम करता है, कैसे एंटीबॉडी बनती है, सारी बात बाद में। पहले बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब बेटा लास्ट आ रही है आपके सामने, बोर्ड की तरफ देखिएगा। लास्ट आ रही है लिम्फोसाइट। दोबारा बताइए, आप घर जाते हो? अरे घर जाते हो? जब हम घर जाते हैं तो हमें घर में हमारे दोस्त यार मिलते हैं, ठीक है, और हम उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं हम लंदन से आ रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना, हाँ पता है कानपुर में कैसे पढ़ाया जाता है, पता बहुत बड़े क्लास होते हैं, वही सब 1000 बच्चा बैठता है एक बार में, माइक वाइक लगा रहता, टीचर माइक से पढ़ाता। अबे माइक बाकायदा 3 फीट ऊंचे स्टेज, माइक, AC, पूरे क्लास में स्पीकर। जब कोई भी व्यक्ति पहली बार कानपुर आता है, कुछ भी कहो, झूठ नहीं बोलना, तो शॉक तो हो जाता है। वो शॉक नहीं हो रहा है, पहले तो वो टीचर को देख के शॉक हो जाता है। कहते ये है साहिल सर, हम बड़ा सुने ध्यान में तो लोला लग रहे हैं ना। नहीं, नाम दिखता है ना साहिल सिद्दीकी, लगता है साहिल सिद्दीकी, NCERT रिपोर्टर 9721112211। और जो सेलेक्ट होता है वो बड़ा भोकाल मार के भेजता भी है। तुम सोचते हो आएंगे एजेंट से टीचर, पीछे 2 बॉडीगार्ड्स होंगे, नहीं समझ रहे बात को, सर आ गए सर आ गए, और सर लपू जन्ना आराम से रोड पर टहलते चले आ रहे हैं। और ये है साहिल सर। तो जब भी हम घर जाते हैं तो हम अपने दोस्तों को ये सारी बात बताते हैं ना, कि कानपुर के बारे में बताते हैं। बोलो यार,
अपने टीचर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, अपने टीचर्स को ऐसा दिखा देते हैं दोस्त के सामने कि अबे तू नहीं पढ़ा, तुझे भी पता नहीं है, तूने अपनी लाइफ ख़राब कर ली, उसको ऐसा बताते हैं मतलब हमारा टीचर नहीं, वो साला भगवान का दूसरा रूप है। तो अभी क्या होता है, हम ये सारी बातें बताते हैं। आप कभी बोलते हो साहिल सर प्रतापगढ़ वाले? कभी नहीं। मुझे देखकर या मेरा नाम सुन के आपको कभी प्रतापगढ़ वर्ड दिमाग में नहीं आएगा, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कानपुर आएगा। अगर कोई बोले तो साहिल सर को जानते हो, तुम ट्रेन से जा रहे हो, हाँ हाँ कानपुर वाले ना काका देव, कोई बोलेगा हाँ हाँ प्रतापगढ़ वाले ना जिला अस्पताल, कोई ये बोलेगा क्या? क्योंकि आप अपनी कर्म स्थली की वजह से जाने जाते हैं, जन्म स्थली की वजह से नहीं। आप कहाँ पैदा हुए हो दैट डजंट मैटर, आप जहाँ पर अपना रोल निभाओगे वहाँ पे आप आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर, आप नरेश त्रेहान हो गए, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका मेदांता एक छोटा सा हॉस्पिटल है, मेदांता इतना सा, ठीक है, जितने में अपनी कोचिंग में ही है उतने में टॉयलेट बनाए बस इतना ही बड़ा है। तो मेदांता के मालिक हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर नरेश त्रेहान मेदांता वाले, क्या मैं बोलूँगा भीसलपुर वाले? नहीं बोलूँगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई भी अपनी जन्मस्थली से जाना जाएगा कि कर्मस्थली से? कर्मस्थली से। आप कहीं भी जाओगे, आप कभी भी, तुम देख लेना, आप कभी भी हम लोग को नहीं भूल पाओगे। कारण पता है क्या है? क्योंकि आपकी लाइफ में पहली सफलता हम लोग की वजह से आएगी, और जो पहली सफलता होती है उसी की सबसे ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि अरे कल तक तो एकदम लोला थे, आज गोला मार दिए। जब पीजी निकालोगे तो इतना खुश नहीं होगे ना, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम कर सकते हो। पहला रिक्शे का पहला पैडल सबसे मुश्किल से चलता है, पता है ना ये बात? उसके बाद तो फिर सफलता आती रहेगी। तो बेटा आपकी पहचान कहाँ से होगी? कानपुर से, कर्मस्थली से। लिम्फोसाइट दो प्रकार की, बी और टी लिम्फोसाइट। कोई भी WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट हो, कोई भी हो, सब बनती कहाँ पर है? बोन मैरो। तो दोनों बनती कहाँ पर होंगी? बोन मैरो में। लेकिन मैच्योर कहाँ पर हुई? कहाँ पर लड़ना सीखी? वहां से इनका नाम पड़ा बी और टी। बनती दोनों बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनती है और बोन मैरो में ही लड़ना सीखती है कि कैसे दुश्मनों से लड़ना है। टी लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में, बनती तो सब बोन मैरो में है यार, लेकिन लड़ना सीखती है थाइमस में। थाइमस एक ग्लैंड है, पढ़ाऊंगा, यहाँ पाई जाती है इस हड्डी के जस्ट पीछे, ठीक? तो ये कहाँ लड़ना सीखती है? बोन मैरो। और ये कहाँ सीखती है? थाइमस। जन्मस्थली के नाम पर नाम रखा गया कि कर्म? कर्म। जन्म तो दोनों का एक ही जगह पर हुआ ना यार, बोलो भैया, एकदम क्लियर है? अच्छा अब मेरी बात सुनो, ऊपर देखो, ऊपर आपको पता है आपके देश में 3 सेना है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। नाम सुना है इनका? बोलो बी से वायु सेना, वायु नहीं वायु, वायु सेना, और टी से थल सेना। सेना ही तो है WBC। ये बताओ वायु सेना वाला जब अपना लड़ाकू विमान उड़ाता होगा, ठीक है, मान लो मुझे दुश्मन दिख रहा है, ठीक, और मैंने क्या किया इसको, मैं क्या दुश्मन है तो मैं अपना विमान नीचे उतारूंगा, एक कंटाम मारूंगा, फिर बैठूंगा अंदर, फिर चला जाऊंगा। ऐसा करूंगा कि ऊपर से बम मारूंगा, क्या वो उतार के आएगा, एक कंटाम मारेगा, फिर अंदर बैठे, ऊपर से धड़धड़ा देगा। बोलो वायु सेना बम मारती है और बम का नाम है एंटीबॉडी। वायु सेना बम मारती है और बम का नाम क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी लिम्फोसाइट। बोलो यार। और टी लिम्फोसाइट खुद जाकर लड़ती है। टी लिम्फो थल सेना क्या करती है? आमने सामने लड़ती है। और वायु सेना क्या मारती है? बम। एकदम क्लियर है वाली बात? पक्का। जब दुश्मन अटैक करेगा तो बेटा सारी सेना एक साथ मिलकर खून खच्चर करना क्या कर देंगी? चालू। हाँ एकदम क्लियर है। बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार की? 2, बी और टी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट सुनिएगा। इम्यूनो रिस्पॉन्स शब्द आएगा तो क्या लगाओगे? लिम्फोसाइट। प्लेटलेट देखना बेटा। अरे हाँ, प्लेटलेट। ये बताओ प्लेटलेट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है क्या? चलो ये बताओ, मुन्ना मेरी बात सुनना,
एक बीमारी है डेंगू, नाम सुना? डेंगू नाम सुना है? सुना ही नहीं। मच्छरनी फैलाती है, पता है? मैक्सिमम बीमारियां मच्छरनी ही फैलाती हैं। मैक्सिमम बीमारियां मच्छरनी ही फैलाती हैं, मच्छर नहीं फैलाते। मच्छर शरीफ होते हैं, मच्छर तो बिलबाज बदनाम है, हरकतें तो मच्छरनियों की खराब है। हम लोग बोलते नहीं भाई मच्छर मारने वाला ऑल आउट दे दो, गलत। ये किसने बोला? मच्छरनी मारने वाला ऑल आउट। तो मच्छर तो शरीफ है, मच्छर नहीं काटता, मच्छरनी दौड़ा दौड़ा काटती। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट कम हो जाती है। प्लेटलेट कम तो क्लॉटिंग फैक्टर बोल दे। तो अगर चोट चपेट लगेगी तो लॉस ऑफ फ्लूइड बोलो, ओवर एंड आउट, खत्म ब्लड। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, मिला? जब एग्जाम में ये डायग्राम आएगा तो कलर तो आएगा नहीं, कलर आएगा ब्लैक एंड व्हाइट, तो कैसे पहचानेंगे? जो लाल रंग की आरबीसी दिख रही है वो आपको एग्जाम में काला धब्बा दिखेगा। लिखो नीचे काला धब्बा, काला धब्बा पहचानने का तरीका, काला धब्बा दिख जाए आरबीसी है। प्लेटलेट मैंने आपको पहले भी सिखाया था, सेल है कि सेल का टुकड़ा है? देख लो नीचे पे, टुकड़े के रूप में है, वो भी पहचान लोगे। इओसिनोफिल में एक चीज नोटिस करो, उसका न्यूक्लियस ऐसा लग रहा है जैसे हेडफोन जैसा है, देख रहे हो? इधर देखो, इधर हेडफोन है, बस एक खींच दो ई बन जाएगा। इओसिनोफिल हो गई तैयार? तैयार? बेसोफिल कैसे पहचानोगे मालूम है? नीचे लिखो, सेल के अंदर ढेर सारे डॉट्स होंगे, सेल के अंदर ढेर सारे डॉट्स होंगे, ये पहचानने का तरीका है। बेसोफिल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल में देखो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देख के पहचान जाओगे मल्टी लोब्ड है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। मोनोसाइट में लिखो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। सबसे साइज में बड़ी कौन है? लिख लो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट लिख लिया? मोनोसाइट में लिखा किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड। लिम्फोसाइट पहचानने का क्या तरीका है? न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होगा साइटोप्लाज्म की तुलना में। देखो देखो, चाहे बी हो चाहे टी हो, न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है। ऊपर ऊपर, अब बी और टी में कैसे पहचानोगे? ये भी तो सवाल है। ऊपर वो, उधर भगो, उधर भगो, तुमसे कहना होगा, उधर भागो और उधर भागो और भागो भागो भागो, भगा भगा के किनारे कर दिया, बी से भगा भगा के न्यूक्लियस को किनारे कर दिया। अरे हो तो गया यार, बी में देखो न्यूक्लियस भगा भगा के क्या कर दिया? किनारे। टी में टनाटन फैला हुआ है। बोलो भैया, क्लियर है? लाल धब्बा आरबीसी, टुकड़े प्लेटलेट, हेडफोन इओसिनोफिल, बहुत दानेदार बेसोफिल, मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल, किडनी शेप मोनोसाइट, टनाटन फैली है टी लिम्फोसाइट, भगा भगा के किनारे कर दिया न्यूक्लियस टी लिम्फोसाइट। बुरा तो नहीं लगा? मान जाओ, इधर लग भी जाता तो क्या ही फर्क पड़ता। इसको छाप लिया? छापो, ओवर एंड आउट कर रहे हैं, पहले से छापो, छापो। इसे छाप लो पहले। बेसोफिल 0.5 से 1, इओसिनोफिल 2 से 3, न्यूट्रोफिल 60 से, मोनोसाइट 6 से 60, लिम्फोसाइट 20 से। खत्म। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू।